नमस्ते दोस्तों, मानव अधिकार की पहचान ह्यूमन राइट्स एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में मैं ब्यूरो रिपोर्टर वसीम शेख आप सभी का जावेद रहमान शिकलगार ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ और आज की तारीख में इसका सेक्रेटरी करके मैं यहाँ पे काम देख रहा हूँ। बात ये हुई कि जब सरकारी अधिकारी अपना काम सही से नहीं करते और जब ह्यूमन राइट्स वाले वहाँ पे इंटरवेन करते हैं तो उनको हम अपना दुश्मन नजर आते हैं। बिल्कुल हम किससे दुश्मन नहीं, हम तो संविधान का काम। एसीबी मतलब क्या, एंटी करप्शन ब्यूरो। इनको पेमेंट कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। और पकड़ किसको रहे हैं? जिसको गवर्नमेंट पैसा दे रहा है उसी को पकड़ रहे हैं। तो जो मैं पहले बताया बेबे देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए बोले, तो इनका जो अथॉरिटी पर्सन है, मदर पर्सन है, वो देख रहे हैं कि मैंने। नमस्ते दोस्तों, मानव अधिकार की पहचान ह्यूमन राइट्स एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में मैं ब्यूरो रिपोर्टर वसीम शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस पर्सनालिटी से हम आपको मिलाने वाले हैं, असल में वो किसी पहचान की मोहताज नहीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पिछले 20 साल मानव अधिकार हनन के खिलाफ लड़ाई के लिए लगा दिए और उनकी जंग अभी भी जारी है। मानव अधिकार हनन जैसा गंभीर विषय, उसको उजागर करना और जो समर्पित सरकारी अधिकारी है उनकी जिम्मेदारियों को तय करने के लिए उन्होंने 2 न्यूज़पेपर, एक हिंदी और एक मराठी, इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसी आवाज़ को बुलंद करते हुए और हर खासो आम को इसमें जोड़ते हुए आज से 12 साल पहले ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन जैसी ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई। ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुस्तान में काम कर रही तमाम ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन में सबसे आगे है। तो अब आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज हम हमारे खास मेहमान डॉक्टर जावेद शिकलगर सर से बात करते हैं और जानते हैं ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी और ह्यूमन राइट्स के बारे में। जावेद शिकलगर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ह्यूमन राइट्स एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में। अब मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को भी दें। धन्यवाद सभी दर्शकों का, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और मैं डॉक्टर जावेद रहमान शिकलगार ह्यूमन राइट एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मैं फाउंडर मेंबर हूं और आज की तारीख में इसका सेक्रेटरी करके मैं यहाँ पे काम देख रहा हूँ। जी अच्छा, बहुत 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 शुक्रिया जावेद सर। अब मैं ये चाहूँगा कि आप हमें दर्शकों को ये बताएं कि ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पीछे आपका असली मकसद क्या है? सही बात पूछी आपने, जो दर्शकों को काम में आएगी और हमारा जो मकसद है वो भी लोगों तक पहुंच जाएगा। ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन, इसके नाम में इसकी मंशा छुपी हुई। ह्यूमन राइट के लिए हम एसोसिएट हो रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, राइट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, यानी हमारे जो राइट्स है उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए एसोसिएट हो रहे हैं। बोले तो लोगों ने लोगों के लिए बनाया हुआ एक मंच है अपने हक के लिए। हम अपने हक के लिए लोगों को लड़ाना लीगली और संविधान के तौर पर सिखाते हैं और उनको कानूनी अवेयरनेस बढ़ाना हमारा मेन मकसद है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो जावेद सर, आप हमें ये बताएं कि ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन जैसी संस्था को बनाने का विचार आपको कब और क्यों आया? जब मैंने शुरुआत में जैसे कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, जिस तरीके से तब हमारा राब्ता गवर्नमेंट ऑफिस से हुआ, जो भी हमें कुछ डॉक्यूमेंट लगने वाले थे आगे के एडमिशन के लिए, तब मुझे पता चला कि ये जो सरकारी महकमा है अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है और स्टूडेंट लोगों को बिना वजह परेशान कर रहा है अपने मकसद के लिए। तब मैंने जाना कि आखिर कानून क्या है, कानून ने इनको ऐसे कौन से अधिकार दिए जो ये हमको इतने एक आदमी की तरह भी हमको बिहेवियर नहीं कर रहे। तो हम इंसान नहीं है क्या? संविधान ने जो हमको अधिकार दिया वो किस लिए दिया? तब हमने हमारे ऐसे विचारों के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, जिसमें कुछ रिपोर्टर थे, कुछ वकील थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ इंजीनियर थे, कुछ वर्कर थे, कुछ लेबर थे, कुछ जैसे इसके फार्मर थे। तब सब हम इन लोगों ने मिलके हमने एक विचार किया और उसके बाद हमने इसकी नींव रखी कि हमको हमारे अधिकार के लिए लड़ना है, लेकिन लड़ते समय हमको कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं करना है। हमको कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रह के ही अपने अधिकार मिलाने। तो इसलिए अगर हम इंडिविजुअल कोई काम करने को जाएंगे, जैसे हमको पहले इसका बहुत बार अनुभव भी हुआ कि अगर हम इंडिविजुअल कोई भी अधिकार हमारा मांगने जाएंगे तो सरकारी महकमे के जो बाबूगिरी है वो क्या कर रहे हैं, वो जो उनको कुछ कानूनी अधिकार दिए उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हमारे सरकारी काम में आपने दखल अंदाजी की,
और इस तरीके की वो कंप्लेंट करके बिना वजह परेशान करते थे। तो इसीलिए हमने सोचा कि अगर हम एक होके लड़ेंगे तो मुसीबत में आएंगे। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था, अगर कोई भी एक लाठी तुरंत टूट जाती है, अगर हम वो लाठी को गट्ठा बनाएंगे तो वो टूटने वाली नहीं। ये कभी हमने स्कूल में पढ़ा था। तो उसको भी मद्देनजर हमने फिर ये किया कि हम क्या करेंगे, हम लोगों के लिए, लोगों को इकट्ठा करके ही लड़ेंगे और संविधान के दायरे में लड़के ही अपने अधिकार को लेंगे। और उसी सोच से हमने सब इकट्ठा होकर ह्यूमन राइट एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन की स्थापना की। तो जावेद सर, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन पिछले 12 सालों से आप चला रहे हैं, तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पिछले 12 साल में आपको किन चुनौतीपूर्ण केसेस का सामना करना पड़ा और आपने उनको कैसे हल किया। आप अगर थोड़ी इंफॉर्मेशन इसके बारे में देना चाहें। बहुत मजेदार बात है कि संगठन तो चुनौतियों के लिए ही बना था जी, हमेशा संघर्ष अपने हक के लिए करने के लिए जी। लेकिन जब इसकी बुनियाद रखी जाने वाली थी जी, तभी से इसको संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि इसके नाम के लिए पहले तो चैरिटी कमिश्नर ऑफ पूना ने ऑब्जेक्शन लिया। अच्छा। कि आप ह्यूमन राइट्स नाम यूज नहीं कर सकते। अच्छा। तभी उसी वक्त में हमारा जो पेपर था, मैं उसी टाइम संगठन का फाउंडर प्रेसिडेंट था जी, तो मेरे नाम से ही एप्लीकेशन था वो। तब उन्होंने पूछा कि आप ये नाम यूज नहीं कर सकते ह्यूमन राइट्स। तब मैंने उनको प्रेजेंट किया कि मेरे पास पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नाम का परमिशन, उनको दिखाओ। तब मेरे पास RNI ह्यूमन राइट एक्सप्रेस का प्रमाण पत्र था। अच्छा। तो वो दिखाने के बाद तब उन्होंने ये नाम को एडमिट किया। अच्छा। और ये नाम तब से हमको मिल गया। तो जैसे ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हुआ, एक्चुअली पहले से तो हम इस फील्ड में काम कर ही रहे थे, लेकिन एक तय सीमा तक लड़ने के लिए और गवर्नमेंट अप्रोच के लिए हमको एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी। और इसलिए फिर हमने ये ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे जो 10 लोग हैं डायरेक्टर बॉडी और हम मैं पकड़ ऐसे टोटल 11 लोगों की हमारी कमेटी थी जी। तो उन्होंने पहले इसको शुरुआत किया। शुरुआत में हमको 11 लोग भी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि अगर लोग तो चाहते हैं कि संघर्ष हो, हक के लिए लोग लड़े, लेकिन दूसरे लड़े, हम नहीं जी। तो ये जो मंशा है, इसलिए शुरुआती दौर में हमको लोग बहुत कम मिले। फिर भी हमने 11 लोग जो थे, हमारे शिलेदार बोल सकते हैं उसको जी, जो हमारे साथ पहले से ही थे, तो उन्होंने इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई, सब पेपर जमा किए और तब ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन 7/9/2009 को रजिस्टर हो गई। अच्छा। और उसके बाद जो हमारा काम यहाँ पे शुरू हो गया। शुरुआती दौर पे जो हमारे पास ज्यादातर काम थे वो स्टूडेंट लोग के थे। अच्छा। कि उनको जैसा LC टाइम पर नहीं मिल रहा, बहुत सी जगह जैसे स्कूल है, कॉलेजेस है, फीस के लिए उनके LC को वो रोक रहे थे। अच्छा। कि आपने हमारा इतना फीस नहीं दिया, ये हमारा बिल्डिंग का जो है डोनेशन नहीं दिया, ग्राउंड का नहीं दिया, साफ सफाई का नहीं दिया, वॉट जैसे कि जिसको कोई भी कानून में दायरा नहीं, वैल्यू नहीं, ऐसे बहुत से चार्जेस उन्होंने लगाए थे और उसकी वजह से लोग परेशान थे। तब हमने पहला वो आंदोलन किया। अच्छा। स्टूडेंट लोग को लेके। और स्टूडेंट लोग के लिए लड़ने के लिए जो उनके पेरेंट्स है वो आगे नहीं आते, क्योंकि उनको मंशा क्या होती है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो आगे चल के जो कॉलेज है, स्कूल है, हमारे बच्चों को मेंटली, फिजिकली और एजुकेशनली राइट्स में डैमेज करेंगे, हैरेस करेंगे। बिल्कुल। इसीलिए वो लोग तैयार नहीं होते। तो तब हमने क्या किया कि ह्यूमन राइट्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सुमोटो भी केस चला सकते। अच्छा। अगर किसी ने हमको बिना नाम के भी लेटर भेज दिया तो भी हम उसको संज्ञान लेके उसके ऊपर एक्शन या विचारणा कर सकते हैं। पर ये जिम्मेदारी वो स्कूल जैसे बॉडी है कि आप ये चार्जेस क्यों लगा रहे। तो यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हो गई और इससे बहुत से लोगों को इंसाफ मिला। बहुत से बच्चे लोग आगे चल के, अभी तो हमारे जो एडवोकेट है जी, तब मेरे ख्याल से तब वो लॉ में फर्स्ट ईयर में थे। मैं चाहूंगा आप उनका नाम भी बताएं। हाँ, ये जो अभी हमारा एडवोकेट है, एडवोकेट अनिल कुमार जाधव जी, ये जब हमारे मेंबर बने जी, तब ये लॉ के फर्स्ट ईयर में थे। अच्छा। और वो शाहू लॉ कॉलेज पुणे में। अच्छा। तब इसके लिए मेरा पहला लेक्चर था। अच्छा। और हमारे जो तानाजी मांडवे है जी, तो उनके ये पहचान के थे, बोले तो थोड़ा एक गांव बिरादरी जैसा रहता है, जी, जी। उस तरीके। तब से मेरी और उनकी पहचान हो गई। जी। तब से वो हमारे मेंबर हो गए और आगे चल के एडवोकेट हो गए। अच्छा। अभी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत फक्र की बात है जी। कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो लीगल एडवाइजर है और ट्रस्टी है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन जो मेजर केसेस है वो अभी खुद लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं माशाल्लाह। और बहुत अच्छे रिजल्ट उन्होंने आज तक हमको दिए हैं। और बहुत से जो कॉम्प्लिकेशन केसेस है जहां पर हमको लॉ कंसेप्ट यानी मीनिंग ऑफ लॉ की जब जरूरत पड़ती है तो बाकायदा उसमें बहुत सा वक्त दे के। क्या आप इसी तरह के किसी केस का एक उदाहरण दे सकते हैं हमारे बहुत से दर्शकों को? उदाहरण ऐसे हैं जैसे कि
अभी जो गवर्नमेंट के जो जीआर निकलते जी उसमें ऑर्डर रहती है कि बाबा आपको ये काम करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे का पूरा कानून जो है वो पूरा पहले ही लेटरिंग में पूरा क्लियर नहीं किया जाता। अच्छा। तो उसको आपने अपने सद्विवेक बुद्धि से उसको सोचना है कि आपको ये जो ऑर्डर है वो किस लिए दिया गया। जैसे कि उसके दायरे में देखा जाए तो सतीश शेट्टी का जो एक मैटर है, जो आरटीआई में बहुत अच्छे वॉलंटियर थे जी तळेगांव में, तो जिनको पुलिस प्रोटेक्शन की उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। अच्छा। देते हुए भी यहाँ का जो ग्रामीण पुलिस महकमा है उन्होंने उस लेटर को तवज्जो न देते हुए सिर्फ नॉमिनली उसको फॉर्मेलिटी के तौर पर नीचे भेज दिया। अच्छा। कि आप इसको इंक्वायरी करो और इसको तुरंत सिक्योरिटी दे दो। अच्छा। तुरंत दे दो, लेकिन कितने दिन में दो ये नहीं लिखा, इसलिए वो लेटर सो एंड सो करते नीचे घूमता रहा। 60 दिन तक ये लेटर इस टेबल से लेके उस टेबल तक घूमता रहा, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ और दरमियान के दिनों में उनके ऊपर अटैक हो गया और वो उस इसमें एक निर्ममन उनकी हत्या कर दी। अच्छा। तो इसकी वजह से पूरा महकमा जागा हो गया कि ये ऐसा कैसा हो गया। तब वो जो पेपर में कटिंग न्यूज आ गई सबकी ये कैसा हुआ, तब हमारे संगठन के एमडी चौधरी जो थे वर्किंग प्रेसिडेंट, तो उनको हमने इस बारे में सब डिटेल जो मैंने है, डॉक्टर हमारे लाटे सर है, पूरा इसमें स्टडी करके, डॉक्टर और हमारे एडवोकेट अनिल कुमार जादव है, तो इन्होंने उनको ब्रीफ दिया कि बाबा इस तरीके से आप पुटअप करो, पेपर कटिंग जोड़ दो और इसमें नंबर ऑफ केस को इस तरीके से प्रेजेंट करो, क्योंकि ये केस तो क्रिमिनल ऑफेंस में अलग तरीके से चल रही है। बिल्कुल। लेकिन हमने उसको अलग तरीके से पुटअप क्या किया कि इनको सही टाइम में प्रोटेक्शन न दिया गया, इसलिए इनकी डेथ हो गई। इसके लिए पदीय जिम्मेदारी सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस में को सभी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि उन्होंने सही टाइम में डिसीजन नहीं लिया, इसकी वजह से उनकी जान गई। तो इस केस को हमने 2009 में, अच्छा, शुरुआती दौर पे केस थी, तो हमने ह्यूमन राइट कमीशन में इसको डाल दिया। उन्होंने भी तुरंत इसका संज्ञान लिया और तुरंत उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नोटिस निकाला और ये केस पूरी तरह से चलते चलते 2015 में इसके ऊपर डिसीजन हो गया और इसको वहाँ के जो आईपीएस ऑफिसर थे उनको जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 15 लाख रुपए की पेनल्टी की। अच्छा। और ये जो पेनल्टी जो है हर्जाना, वो उन्होंने जो उनके रिलेटिव थे वारिस उनको देने का ऑर्डर दिया। अच्छा। और वो बाकायदा उनको मिल भी गया, तो उन्होंने भी हमारा बहुत सा शुक्रिया अदा किया। तो ऐसे बहुत से केसेस है कि जिसमें पदीय जिम्मेदारी निश्चित कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारी महकमे के जो बाबूगिरी है वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे। अच्छा। तो इसीलिए हमारे पास बहुत से लोगों के जो एप्लीकेशन है वो इसी दायरे से बहुत ज्यादा है। किसी को नल नहीं मिल रहा, किसी को मीटर नहीं मिल रहा, किसी को मीटर मिला है तो वो कमर्शियल मीटर मिल रहा है रेसिडेंस होते हुए भी, वो चेंज करने के लिए भी परेशान कर रहे हैं। तो उसी को भी हमने बहुत से लोगों को मीटर को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से उनका जो लाइट का बिल था उसका पूरा दायरा चेंज हो गया ना, क्योंकि रीडिंग का जो आपका स्लैब रहता है वो चेंज हो जाता। तो इसी तरह से बहुत से लोगों को ऑर्गेनाइजेशन जरिए हेल्प मिल गई। जैसे हमारे जो लेडीज है उनको कहीं पे स्कीम नहीं मिल रही, बहुत सी जगह ऐसी है कि हम तो चिल्ला रहे हैं कि हमको महिलाओं के लिए काम करना चाहिए, लेकिन काम करते हुए ये नहीं सोच रहे कि हमको उनके लिए क्या काम करना चाहिए। आप उनके लिए टाइम पे बस नहीं छोड़ रहे और उनको बोल रहे हम उनको डे नाइट काम के लिए रखेंगे। अरे तुम डे नाइट काम के लिए रखेंगे, लेकिन उसको आने जाने का फैसिलिटी देना चाहिए ना, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो नहीं लेंगे। तो ये जो बहुत सी चीजें है, ये हम डायरेक्ट जो अथॉरिटी पर्सन है उनको ये समझा रहे कि आप कर रहे हैं वो सही है, लेकिन उसमें बहुत सी जो कमी है उसको भी पूरा करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटे से लेके बड़े बड़े मुद्दों तक जो इंसानी हुकूक के जो मुद्दे हैं उन सब को छूती है और उन सब पर काम करती है। बिल्कुल। तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। स्काई इज नो लिमिट, ह्यूमन राइट्स नो लिमिट। नो लिमिट। तो आप उसी के आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को लोगों के जरिए और लोगों के साथ मिलकर हम आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत से लोगों का इसमें बहुत सा इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। मैंने जैसे आपको शुरुआती दौर में बताया कि हमको 11 लोग नहीं मिल रहे थे, आज तकरीबन हमारे 10,500 मेंबर है आज की तारीख में, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में। क्योंकि हरेसमेंट हर जगह है, नाम सिर्फ अलग है, लेकिन जो सरकारी महकमा है बाबूगिरी हर जगह है, सिर्फ नाम बदल रहे, लेकिन उनकी मेंटेलिटी अभी चेंज नहीं होगी। वही मेंटेलिटी है कि तुम्हारे पास जो भी हो वो भी मेरा है, मेरा है वो भी मेरा है, और जो है वो देखने का नहीं। तुम्हारे पास जो चीज नहीं उसको आगे करेंगे और बिना वजह उसको परेशान करेंगे। जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिए है, उस अधिकार के
लोगों तक पहुंचाने के लिए हम ज्यादातर कोशिश ये ह्यूमन राइट एसोसिएशन के जरिए कर रहे हैं। तो इसमें फिर एक बात ये आती है कि जैसे आप ह्यूमन राइट्स जो है आम नागरिकों के लिए कर रहे हैं काम, आम में मतलब सब आ गए, हाँ। यानी कि हर इंसान आ गया, तो फिर आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन से लोग कैसे जुड़ सकते हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का बहुत आसान तरीका है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कैटेरिया नहीं है, कोई भी जात पंथ मजहब का हो, लिखा पढ़ा हो, अंगूठा छाप हो, सिर्फ उसकी सोच राष्ट्र के प्रति जी ईमानदार होनी चाहिए और वो 18 साल उसके पूरे होने चाहिए। अच्छा। तो कोई भी बंदा या बंदी जी यो हमारा जो साइट है humanrights.in करके वहां से हमारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जी और उसको भर के जी उसकी नॉमिनल जो फीस है और एक गवर्नमेंट का जो अभी रेगुलेशन है आधार कार्ड की जी, फोटोकॉपी जी। और 2 फोटो और जो हमारी 500 फीस है जी। वो भर के हमको भेज सकती है और हम उनका नॉमिनल वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि कई गलत लोग भी इसके अंदर आ गए जी। तो बिना वजह वो बाकी लोगों के लिए परेशानी पैदा कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो नॉर्मली जहाँ जिस एरिया से वो हमको फॉर्म भेजते हैं जी। उस एरिया में जो भी हमारे वॉलेंटियर है उनके जरिए उनसे उसके बारे में उसका मालूमात क्रिएट किए जाती है कि बाबा इसका मंशा क्या है, सही है या गलत है, और फिर उसको यहाँ पे मेंबर बनाया जाता है। तो इसका मतलब तो ये है कि हर कोई इससे जुड़ सकता है बिल्कुल। आसानी से, और उसके साथ साथ वो अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों के लिए भी लड़ सकता है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा मुझे एक सवाल और था कि ये जो संगठन है इसकी विचारधारा क्या है? अच्छा, बिल्कुल सही सवाल। विचारधारा तो हमारी जो भारतीय संविधान है, जी। हमारी जो राज्य घटना है, मैं प्रथमतः बहुत बार नमन करना चाहूंगा हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे संविधान की रचना की। संविधान की रचना अगर आप देखेंगे तो उसका मेन जो ढांचा है वो 4 खंबे पे टिका हुआ है, जी। जो है न्याय, बंधुता, समता और स्वतंत्रता। बिल्कुल। और इसी के मद्देनजर यही हमारी विचारधारा है। हम न्याय के लिए लड़ते हैं, हमारे में बंधुता है, हम समानता का प्रचार करते हैं और हर एक को अपने विचारों की स्वतंत्रता देते हैं। और इसी ढांचे पे ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन बना हुआ है। और भारत के जो मूलभूत अधिकार है संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक जो भी आर्टिकल हमको दिए हैं, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्र, इसके लिए हम काम करते हैं और इसकी प्रचार हम सर्वआम के लिए करते हैं। तो जावेद सर, अब मैं आपसे बहुत अहम सवाल करने वाला हूँ, और वो सवाल ये है कि मानव अधिकार को, यानी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन को, या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सरकारी महकमा अपना दुश्मन क्यों मानता है? बहुत बढ़िया सवाल है। इसका एक हंसी में अगर जवाब देना चाहूँ जी, तो बेबे देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अच्छा। तो इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन राइट्स एक ऑब्जर्वेशन एक्ट है। जी, ये क्या कर रहा है कि जो ऑलरेडी तुमने कानून बनाए हुए, जी, जी। जैसे आपने सीआरपीसी बनाया, आईपीसी बनाया, जी। बॉम्बे पुलिस एक्ट बनाया, जी। सीपीसी बनाया, मैनुअल बनाया, जी। हर एक जो महकमा है वो किस लिए बनाया? आपके और मेरे सहायता के लिए बनाया। क्या हमको परेशान करने के लिए कि हम अगर टैक्स देंगे और वो टैक्स से पुलिस बनेंगी और हमको परेशान करेंगी, या वो टैक्स से कोई सरकारी अस्पताल बनेगा वो हमको तकलीफ देगा, कोई टेलीफोन ऑफिस बनेगा वो हमको तकलीफ देगा, कोई पंचायत कमेटी बनेगी वो हमको तकलीफ देगी? ये तो उसके पीछे की संविधान की मंशा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ कि ये जो हमको अधिकार देने के लिए, हमको हमारे हक देने के लिए कुछ सरकारी अधिकारियों को अधिकार दिए गए। वो अधिकार देने के पीछे का मकसद क्या था कि आप आसानी से हमको हमारे जो हुकूक है, हमारे जो हक है वो मिलाने के लिए हमको सहयोग प्रदान करें। लेकिन हुआ क्या, इन लोगों ने क्या किया, इनको जो अधिकार प्रदान किए गए वो अधिकारों का इन्होंने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। अच्छा। और वो शुरू करते टाइम उसको ये चाहिए कि किसी ने उनको पूछना नहीं चाहिए, तो पूछेगा कौन? पूछने वाली एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स। और हम क्या पूछेंगे उनको? हम डायरेक्ट उनको नहीं पूछेंगे। अगर कोई बाबू या कोई चपरासी या कोई पटवारी अगर गलत तरीके से काम कर रहा तो हम उसके सीनियर जो अधिकारी है, ब्लॉक अधिकारी, उसको हम लेटर लिखेंगे कि आपका जो ये यहाँ पर जो सरकारी महकमे का जो बाबू है या पटवारी है, इसको तय किया हुआ काम न करते हुए अपने मतलब के लिए ये अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा। और ये हम क्या करेंगे, राइटिंग में उसके जो आला अधिकारी है उनको देंगे कि बाबा कानून में तो ये लिखा है कि इसने
इस दिन में यहाँ पे आना चाहिए, वो उस दिन में वहां पे नहीं आ रहा। वो क्या कर रहा है, वहां पे किसी ना किसी को अपना एजेंट बना के वहां पे रख रहा है गांव में, या जिस जगह पे वो काम कर रहा है, और वहां से पेपर उसके जरिए लेके घर बैठे जो भी उसको करना है कागज पत्री का काम कर रहा। यानी कि बात ये हुई कि जब सरकारी अधिकारी अपना काम सही से नहीं करते और जब ह्यूमन राइट्स वाले वहाँ पे इंटरवेन करते हैं तो उनको हम अपने दुश्मन नजर आते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम किससे दुश्मन नहीं, हम तो संविधान का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और हमारे को हमको जो गवर्नमेंट ने परमिशन दिया, जैसे देखो अगर आप देखेंगे तो एसीबी है, एसीबी मतलब क्या, एंटी करप्शन ब्यूरो, इनको पेमेंट कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। और पकड़ किसको रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट पैसा दे रहा है उसी को पकड़ रहे हैं। तो जो मैं पहले बताया बेबे देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए बोले, तो इनका जो अथॉरिटी पर्सन है, मदर पर्सन है, वो देख रहे हैं कि मैंने इसको किस लिए यहाँ पे अपॉइंट किया था, कि इसका एफआईआर लेने के लिए, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, इसको इंसाफ देने के लिए। लेकिन वो क्या कर रहा है कि कोई जो गैर जिम्मेदार अधिकार पर्सन है, आदमी है, उससे पैसा लेके जो यहाँ पे विक्टिम है उसी को परेशान कर रहा है। इसलिए उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करने के लिए उन्होंने हमारे टैक्स भरे हुए पैसे से उसको पेमेंट दिया, वहां के एसएचओ को या पुलिस अधिकारी को, और इधर भी एक पुलिस अधिकारी को पगार दे दिया जो हमने टैक्स से पैसा भरा, उसको बोला इसके पीछे लग। और उसी ने, इसी गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट के ऑफिसर के खिलाफ केस फाइल कर दिया। लड़ कौन रहा है, दोनों लड़ रहे हैं, और बदनाम कौन हो रहा है, ह्यूमन राइट। हमने क्या, कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ उनको दिखाया कि बाबा जिसको तुमने हमको काम करने के लिए अधिकार दिए थे उसने गलत इस्तेमाल किया, और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किसने किया, आपके आदमी ने किया। फिर हमको क्यों परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे दिए से तुम्हारा घर जल रहा है और तुम दूसरे को बोल रहे तुमने आग लगाई, ये कौन सी बात हुई। तो ये बहुत गलत तरीके से लोगों को ये गुमराह कर रहे गवर्नमेंट के ऑफिसर। ह्यूमन राइट कभी भी किसी भी अधिकारी के ऊपर, किसी भी कर्मचारी के ऊपर डायरेक्ट एक्शन नहीं करता। वो सिर्फ क्या करता है कि जिसको भी जो भी काम जिम्मेदारी से दिया था, अगर वो नहीं करता है तो उसको सिर्फ उसके जो अधिकारी पर्सन है, पदीय जिम्मेदारी जिसकी है, उसको दिखा के देता है कि भाई इसको ये काम दिया था, वो काम नहीं करा, अभी आप जानो और आपका कानून जाने। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर जावेद शिकलकर सर ने हमें बहुत सी जानकारियाँ दी ह्यूमन राइट्स के बारे में, और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ह्यूमन राइट्स के बारे में जागरूक बनिए, सतर्क बनिए, और ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन से ज़रूर जुड़िए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।